सर, पूरे 800 बिलियन की नकदी तैयार है। गोदाम में अब इसे रखने तक की जगह नहीं बची। आप सच में अपनी आधी दौलत इसमें झोंक रहे हैं। सब कुछ लगा दो, एक भी नोट मत बचाना। सब जला दो, मेरे लिए। हर एक नोट, सबका सब जला देना। जिस पल मैं अपनी आंखें बंद करूं, उसी पल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पावर प्लांट की हर यूनिट से संपर्क करना। लगातार पूरे 49 दिनों तक इसे जलाते रहना। एक भी नोट बचना नहीं चाहिए। 800 बिलियन, बार्न्स के लिए यह रकम किसी कल्पना से भी परे थी, लेकिन मेरे लिए यह तो बस मेरी अगली मंजिल तक पहुंचने का यात्रा खर्च था। मैं जन्म से ही यिन यांग आंखों वाला था। बचपन से ही मैं भूत प्रेतों को देख सकता था। इस दुनिया में जो कागज का पैसा जलाया जाता है, वह पाताल लोक में असली सोना चांदी बन जाता है। यही पूरे 800 बिलियन मेरे लिए उस दुनिया तक जाने वाली सुनहरी सड़क बनने वाले थे। बार्न्स, मैं, जूलियन वेल्स, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, और अब मैं पाताल लोक का भी सबसे अमीर इंसान बनूंगा। यह सुनते ही बार्न्स की आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मेरी पूरी जिंदगी में न कभी पत्नी थी, न कोई संतान। इतनी विशाल दौलत, और अब जब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं, तो मेरे पास सिर्फ बार्न्स ही बचा है। बार्न्स, मैंने तुम्हारे अकाउंट में एक रकम ट्रांसफर कर दी है, इतनी कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जी सकें। अब बाहर चले जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। जी सर। बार्न्स चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। ब्रदर ऑक्स, ब्रदर हॉर्स, लगता है अब तुम दोनों भी मेरा इंतजार करते करते अधीर हो चुके हो। तुम हमें देख सकते हो? हाँ, बचपन से ही मैं तुम्हें देखता आया हूं। तो बताओ, पाताल लोक सच में कैसा होता है? क्या वहां सचमुच नरक के 18 स्तर हैं? किंग यम ने तुम्हारी मृत्यु का समय रात के तीसरे पहर तय किया है। समय आ चुका है। तो मरना ऐसा महसूस होता है, अजीब है, लेकिन काफी सुकून देने वाला। उसी समय बार्न्स ने अचानक दरवाजा खोल दिया। सर, आपका फोन यहीं रह गया था। बार्न्स, यहीं से जिंदा और मरे हुए लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इस रास्ते पर अब मुझे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। फूल खिलते हैं मगर पत्ते दिखाई नहीं देते। पत्ते उगते हैं मगर फूल कभी दिखाई नहीं देते। मकड़ी की लताओं से घिरी येलो स्प्रिंग्स रोड। मैं, जूलियन वेल्स, सचमुच पाताल लोक में पहुंच चुका था। कृपया मुझे वापस जाने दो। मैं मरना नहीं चाहता। यहां गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस जगह पर भीख मांगना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर मुझे यहीं रुकना है, तो मुझे इन्हें मजबूर करना होगा कि ये खुद मुझसे रुकने की भीख मांगे। एक बार ब्रिज ऑफ नो रिटर्न पार कर ली, तो अगला पड़ाव पुनर्जन्म होगा। फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म लेना और पूरी जिंदगी शुरू से जीना। मैं पहले ही इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूं। ऐसा कोई भी अतीत या पहचान नहीं है जिसके लिए मैं फिर से पूरी जिंदगी शुरू करूं। खासकर तब जब मेरे 800 बिलियन अब भी लगातार इस दुनिया में पहुंच रहे हैं, खेप दर खेप, बिना रुके। मैंने फैसला कर लिया है। मैं पाताल लोक में ही रहने वाला हूं। कितनी घनी पुण्य शक्ति है, देख रहे हो? यही होता है पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करने का फल। सदियों की कमाई एक ही इंसान के भीतर समाई हुई है। हम दोनों की पूरी नौकरी भर की कमाई हुई पुण्य शक्ति भी इसके एक बाल के बराबर नहीं पहुंचती। और इसके शरीर से निकल रही अगरबत्ती की शक्ति, वह तो और भी ज्यादा है। इतनी जबरदस्त इंसेंस पावर, यह किसी आत्मा को ले जाना नहीं है। यह तो मानो सोने का पूरा पहाड़ साथ लेकर चलना है। पुण्य शक्ति हो या इंसेंस पावर, दोनों ही हर पैमाने से कहीं ऊपर थे। हमें किसी भी तरह इसे अपने साथ जोड़कर रखना होगा। पाताल लोक में मेरिट और इंसेंस पावर ही असली मुद्रा होती है। मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वे दोनों पहले ही मुझसे इतने प्रभावित हो चुके थे कि अब मुझे जाने देना ही नहीं चाहते थे। उसी समय टिंग, सिस्टम की आवाज गूंज उठी। अल्टीमेट अंडरवर्ल्ड सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। अब आधिकारिक रूप से सक्रिय किया जा रहा है। इंसेंस वॉल्ट अनलॉक हो चुका है। जीवित दुनिया में जो भी अगरबत्ती या चढ़ावा मेरे नाम पर जलाया जाएगा, उसकी सारी इंसेंस पावर अब अपने आप यहीं जमा होती रहेगी। मुख्य मिशन, अंडरवर्ल्ड का एक रीपर बनो। इंसेंस वॉल्ट, तो अब मेरे 800 बिलियन धीरे धीरे सीधे यहीं जमा होने वाले थे। सिस्टम ने फिर कहा, अल्टीमेट क्वेस्ट, सबसे शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड का निर्माण करो। अब यह सचमुच दिलचस्प हो गया था। जिंदा दुनिया में मैं सबसे अमीर इंसान था। लगता है अब पाताल लोक का सबसे अमीर इंसान भी मुझे ही बनना है। सिर्फ कुछ मिलियन। जब मैं जिंदा था, तब सिर्फ मेरी नकद संपत्ति ही 1 ट्रिलियन से ज्यादा थी। इतनी रकम तो मेरे पुराने दिनों के किसी एक खाने के बिल के बचे हुए छुट्टों के बराबर भी नहीं थी। मेरे 800 बिलियन अभी भी रास्ते में होंगे। सर,
आपका मामला बिल्कुल अलग है। जज होल्ट आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। कुछ ही पल पहले तक इन्हें मैं सिर्फ एक शोर मचाने वाला झंझट लगता था, और अब वे मुझे सर कहकर बुला रहे थे। ब्रदर ऑक्स, ब्रदर हॉर्स, आपको तकलीफ हुई? लीजिए, एक एक सिगरेट पीजिए। प्रीमियम सिगरेट्स। तुम तो अभी अभी मरे हुए एक साधारण से भूत हो, तुम्हारे पास प्रीमियम सिगरेट कहां से आ गई? क्या ये यहां इतनी दुर्लभ है? बार्न्स ने मेरे लिए एक साथ कई दर्जन कार्टन जला दिए थे। जिंदा दुनिया में बहुत कम लोग मरे हुए लोगों के लिए सिगरेट जलाते हैं, और यहां पैसे होने पर भी ये आसानी से नहीं मिलती। हाँ, बात तो सही है। ये सचमुच बहुत दुर्लभ चीज है। वाह, यही असली स्वाद है। मैं सिगरेट नहीं पीता। पूरा पैकेट ही रख लीजिए ब्रदर ऑक्स, ब्रदर हॉर्स। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मेरा नाम लियो है, और ये वेड है। अगर पाताल लोक में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे हमारे पास आना। किंग से मिलना आसान होता है। असल परेशानी तो नीचे के छोटे छोटे दुष्ट कर्मचारियों से होती है। सिर्फ एक पैकेट सिगरेट देकर मैंने यहां 2 स्थानीय पहचान बना ली। यह सौदा तो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। हाँ हाँ दोस्त, तुम्हारे पास जितनी पुण्य शक्ति है, अगर तुम यहीं रहकर रीपर बनते हो तो तुम्हारा भविष्य बेहद उज्जवल होगा। और अगर तुम पुनर्जन्म लेना चाहो तो हम तुम्हें किसी बहुत अच्छे परिवार में जन्म भी दिला सकते हैं। नहीं, मैं पुनर्जन्म नहीं लूंगा। मैं पाताल लोक में ही रहूंगा। जिंदा दुनिया में अब मेरे लौटने लायक कुछ भी नहीं बचा। हाँ हाँ, यही हुई ना सीधी और साफ बात। तो आज से हम सब एक ही विभाग के साथी हुए। लेकिन पहले ही साफ बता दें, हमारा 10th कोर्ट पूरे पाताल लोक में सबसे आखिरी रैंक पर है। पूरे अंडरवर्ल्ड के 10 कोर्ट्स में हमारा 10th कोर्ट सबसे आखिरी स्थान पर है। और सबसे बड़ी बात, हम पूरी तरह कंगाल हैं। रीपर्स को पिछले 3 महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिली है। सबसे आखिरी रैंक, और ऊपर से पूरी तरह दिवालिया। यह सुनकर तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जितना गरीब यह घर होगा, मेरे जैसा अमीर आदमी उतना ही ज्यादा चमकेगा। बस देखते जाइए, मैं इस आखिरी नंबर वाले 10th कोर्ट को पूरे अंडरवर्ल्ड का सबसे अमीर कोर्ट बनाकर दिखाऊंगा। अभी अभी जीवित दुनिया से ताजी प्रीमियम सिगरेट्स पहुंची हैं। एक सिगरेट 50 गोस्ट कॉइन्स। जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। एक सिगरेट की कीमत 50 गोस्ट कॉइन्स, और जो पूरा पैकेट में अभी मुफ्त में दे आया था, वह यहां आराम से 1000 गोस्ट कॉइन्स या उससे भी ज्यादा में बिक सकता था। यह अंडरवर्ल्ड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जीवंत निकला। ब्रोदर ऑंक्स, ब्रोदर हॉर्स। जिंदा दुनिया में जो कागज का पैसा जलाया जाता है, वह यहां आकर कैसे बदलता है। यहां का बाजार भाव 1 के बदले 10 का है। जिंदा दुनिया में 100 कॉइन्स का खरीदा हुआ कागजी पैसा जलने के बाद यहां 1000 गोस्ट मनी बन जाता है। 1 के बदले 10। बार्न्स ने सिर्फ मेरे अंतिम संस्कार के सामान खरीदने के लिए ही 800 बिलियन अलग रखे थे। 800 बिलियन, अगर एक अनुपात 10 की दर से हिसाब लगाया जाए तो वह पूरे 8 ट्रिलियन गोस्ट मनी बनेंगे। 8 ट्रिलियन। हाँ हाँ, लगता है मेरे पास बस थोड़ा सा पैसा है। हम पहुंच गए। जज होल्ट अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या जबरदस्त आभा है। यह जज सचमुच अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। दिलचस्प। तुम अभी अभी यहां आए हो, लेकिन तुम्हारी पुण्य शक्ति उन आत्माओं से भी कहीं ज्यादा है जिन्होंने हजारों साल साधना की है। और तुम्हारी इंसेंस पावर लगातार बिना रुके बढ़ती ही जा रही है। क्या तुमने सचमुच अंडरवर्ल्ड में रहने का फैसला कर लिया है? जी, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा आधिकारिक पंजीकरण करने से पहले मुझे तुम्हारा पूरा अतीत देखना होगा। मिरर ऑफ पास्ट लाइव्स किसी भी व्यक्ति के हर पुण्य और हर पाप का पूरा रिकॉर्ड दिखा देता है। ओह नहीं, जब मैं छोटा था तब पड़ोसी के पेड़ से आड़ू चुराए थे। भगवान करे वह बात इसमें दिखाई ना दे। ओह नहीं, वह भी सामने आ गई। यह तो हद से ज्यादा शर्मनाक है। यहां तक कि मरने से पहले बार्न्स को दिया गया मेरा आदेश भी इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वह मेरी सारी दौलत मेरे लिए जला दे। मेरी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा, पूरे 800 बिलियन, जिसे पूरी तरह मेरे लिए अंतिम संस्कार के सामान में बदलकर जलाया गया। दशकों तक लगातार दान पुण्य किया, और एक दिन के लिए भी वह सिलसिला नहीं टूटा। इतनी असाधारण पुण्य शक्ति होना कोई साधारण बात नहीं है। अब समझ आया तुम इतने असाधारण क्यों हो। वाकई अद्भुत। तो अब क्या मेरा रीपर के रूप में पंजीकरण हो सकता है? तुम जैसी प्रतिभा का फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरे जैसे जज के पास नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले चलता हूं। किस से? किंग से।
जब किंग के सामने जाओ तो बहुत सावधान रहना। हर शब्द सोच समझकर बोलना और अपने व्यवहार में जरा भी गलती मत करना। जो भी करो, सीमा कभी पार मत करना। यहां तक कि मेरे जैसा जज भी उनसे मिलने की अनुमति मांगते समय पूरा सम्मान दिखाता है। लगता है ये किंग ऐसा व्यक्ति है जिसकी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में डर बैठा देती है। उसके सामने मुझे हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। अरे तुम निकम्मे बूढ़े, यह पूरा झंझट मेरे सिर पर डालकर चले आए हो। खुद पैसे लेकर ऐश करने निकल गया। रुको, अभी तुम्हारे नाम का श्राप वाला घेरा बनाती हूं। एक और ऐसा बच्चा जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरी अपनी कोई संतान नहीं थी। जिंदगी में शायद मेरे पास कोई खास हुनर नहीं था, लेकिन बच्चों को दिलासा देना मुझे अच्छी तरह आता था। अरे छोटे, इतना उदास मत हो। यह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ अच्छी बातें सोचने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम समझते क्या हो अपने आप को? मेरे सिर पर हाथ रखने की जुर्रत कैसे हुई? काफी हिम्मत है तुम में। उसने अभी अभी खुद को किंग कहा था। ओह नहीं, जिसके सिर पर मैंने प्यार से हाथ फेरा था वह कोई रूठी हुई छोटी बच्ची नहीं थी। वह तो 10th कोर्ट की किंग यामा थी। महारानी किंग यामा। इस आदमी ने आपका अपमान किया है। क्या इसे अभी इसी वक्त नरक के 18 स्तरों में फेंक दिया जाए? महारानी, इसे नरक भेजने से पहले कृपया इस आदमी को जरा ध्यान से देखिए। किंग ने मन ही मन सोचा। इतनी घनी पुण्य शक्ति और लगातार बहती हुई इंसेंस पावर, यह आदमी तो चलता फिरता खजाना है। जज होल्ट मेरे लिए सिर्फ एक आत्मा नहीं लाए थे, वह तो मानो मेरे सामने धन के देवता को ही ले आए थे। ब्लैकी, तुम दोनों पीछे क्यों हट गए? यह सब बस एक गलतफहमी थी। हाँ, बस एक छोटी सी गलतफहमी। जितना मैं तुम्हें देख रही हूं उतना ही तुम मुझे पसंद आते जा रहे हो। आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। एक पल पहले वह मुझे सीधे नरक में फेंकने वाली थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर फूलों जैसी मुस्कान खिल उठी। यह किंग सचमुच बेहद खतरनाक थी। ऐसा लगा कहीं मेरी थोड़ी सी दौलत भी इसके सामने सुरक्षित ना रहे। जज होल्ट ने तुम्हारी सिफारिश की है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष अवसर देती हूं। जूलियन वेल्स, आज से तुम आधिकारिक रूप से मेरे 10th कोर्ट के रीपर हो। धन्यवाद महारानी। डिंग, ओमल सिएंग आई आपके खाते में सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। ओएल सिएंग आई एक ऐसी शक्ति जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर सकती थी। तो सबसे पहले मैंने इसे इसी किंग पर आजमाया। नाम सुनचिन किंग्स मिरर रीडिंग इंसेंस पावर, लगभग 1.7 मिलियन। वह पूरे 10th कोर्ट की शक्तिशाली किंग थी, लेकिन उसकी कुल संपत्ति मेरे जिंदा दिनों के किसी एक डिनर में छोड़ी गई टिप से भी कम थी। ये 10th कोर्ट वाकई में पूरी तरह कंगाल था। जूलियन वेल्स, अभी मैं थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर बैठी। उम्मीद है मैंने तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाई होगी, लेकिन मेरा अपमान करना छोटा अपराध भी हो सकता है और बड़ा भी। इसीलिए मैं तुम्हें नरक में 100 साल की यातना की सजा सुनाती हूं। महारानी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जूलियन वेल्स जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। इस समय सीमा पर युद्ध की स्थिति बेहद गंभीर है और हमारे मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों को पूरे 1 महीने से वेतन तक नहीं मिला। एक सख्त बन रहा था तो दूसरा मेरा पक्ष लेकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों का यह पूरा नाटक सीधा मेरी जेब पर निशाना साध रहा था। महारानी, आपकी परेशानी अब मेरी भी परेशानी है। संयोग से मेरे पास कुछ बचत मौजूद है। अगर उससे आपका बोझ थोड़ा हल्का हो सके तो मैं खुशी खुशी मदद करने को तैयार हूं। बहुत अच्छा, तो पहले 5, फिलहाल सेना के खर्च के लिए 5 मिलियन दे दो। मैं देने को तैयार हूं, लेकिन क्या 5 मिलियन सच में काफी होंगे? अगर जरूरत हो तो मैं इससे भी ज्यादा दे सकता हूं। जब तुम्हारी नीयत इतनी सच्ची है तो फिर इसे 10 मिलियन कर दो और बदले में मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगी। मैं यह धन स्वीकार करती हूं। अब बताओ, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? यही वह बात थी जिसे सुनने के लिए मैंने खुशी खुशी 10 मिलियन देने का फैसला किया था। महारानी, मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक कल्टीवेशन टेक्निक मांगना चाहता हूं। एक टेक्निक। संयोग से मेरे पास ऐसी कई टेक्निक्स हैं जिनमें से कोई भी तुम्हें साधना करते करते ग्रेट घोस्ट किंग के स्तर तक पहुंचा सकती है। जूलियन,
ग्रेट घोस्ट किंग तक पहुंचाने वाली टेक्निक बेहद दुर्लभ होती है। उसकी कीमत भी आसमान छूती है। बहुत ऊंचा लक्ष्य मत चुनो। समझ गया। जज होल्ट, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये टेक्निक किसी एहसान में नहीं लेना चाहता। मैं इसकी पूरी कीमत खुद चुकाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें भेज देती हूं। मेरे पास एक सर्वोच्च स्तर की टेक्निक है, 9 स्प्रिंग्स नेदरवर्ल्ड टेक्निक। मैं इसे तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन इसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होगी। कीमत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बस राशि बताइए महारानी। 10 बिलियन मंजूर है? किंग एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। क्या? उसने तो सिर्फ एक उंगली उठाई थी। मेरा मतलब 100 मिलियन था। इस आदमी ने मेरी बताई कीमत से 100 गुना ज्यादा रकम बिना पलक झपकाए मान ली। ठीक है, सौदा पक्का। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और वह टेक्निक सीधे मेरे भीतर स्थानांतरित कर दी। मैंने तुरंत उसे स्वीकार किया और वहीं बैठकर साधना शुरू कर दी। जज होल्ट, क्या आपने पहली बार साधना करते समय भी इतनी भयानक गति देखी थी? बिल्कुल नहीं। इस लड़के में एक किंग बनने की क्षमता दिखाई दे रही है। मेरे भीतर की घोस्ट एनर्जी धीरे धीरे बूंदों में बदलने लगी। फिर वे बूंदें मिलकर एक तालाब बनी। तालाब से एक छोटी झील और फिर एक बहती हुई नदी का रूप लेने लगी। तभी मैं एक बाधा पर आकर रुक गया। एक ही झटके में येलो स्प्रिंग्स का प्रवाह उस रुकावट को चीरता हुआ निकल गया। बस इतना ही था। मेरी जिंदगी का पहला ही ध्यान, और मैं सीधे गोस्ट जनरल बन चुका था। यह 9 स्प्रिंग्स नेदरवर्ल्ड टेक्निक सचमुच कमाल की थी। लगता है सोना ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। पहली ही साधना और ये गोस्ट सोल्जर रेल्म को पार करके सीधे गोस्ट जनरल बन गया। क्या? ऐसी प्रतिभा वाकई अविश्वसनीय है। मैं सैकड़ों वर्षों से जज हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। यह अजीब है। तुम्हारी सारी मेरिट और इंसेंस पावर अपने आप क्यों गायब होती जा रही है? ये 9 स्प्रिंग्स नेटरवर्ल्ड टेक्निक वास्तव में अद्भुत है। ये साधक की पूरी मेरिट और इंसेंस पावर को पूरी तरह छिपा भी सकती है। कमाल, सचमुच कमाल। मेरी मेरिट और इंसेंस पावर छिप जाए, ये तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। मेरी दौलत वैसे ही बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान खींचती थी। बेहतर यही होगा कि कोई और उस पर नजर ही ना डाल सके। ठीक है जज होल्ट, अब इसे इसकी पहली रीपिंग मिशन पर ले जाइए। इसे अब फर्स्ट रीपिंग डिवीजन में ले जाओ ताकि ये अपनी आधिकारिक ड्यूटी शुरू कर सके। चलिए, ये है फर्स्ट रीपिंग डिवीजन। अंदर चीफ ग्रांट है। अब से आगे तुम्हारी सारी ड्यूटी और असाइनमेंट वही तय करेंगे। धन्यवाद जज होल्ट। पहली ही नजर में समझ आ गया। ये चीफ ज्यादा मिलनसार इंसान नहीं लगता। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे मेरा यहां आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी नए आदमी को यहां अपनी जगह बनानी है तो सबसे पहला नियम यही है, अपने बॉस को खुश रखो। चीफ ग्रांट, मैं नया भर्ती हुआ रीपर हूं। आशा है आगे आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं ग्रांट, अपने अधीन काम करने वालों से कभी कोई उपहार स्वीकार नहीं करता। चीफ, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बाकी टीम से मिलूंगा तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ लेकर आया हूं। ठीक है, बस इस एक बार, लेकिन अगली बार नहीं। ये लो, ये तुम्हारा आधिकारिक सामान है। इसी से आत्माओं की रीपिंग करनी होगी। और एक बात, सोल रीपिंग को कभी आसान मत समझना। इस काम में सबसे बड़ा खतरा म्यूटेटेड सोल्स नहीं होते। असल खतरा दूसरे कोर्ट्स के रीपर्स होते हैं। जब भी किसी कोर्ट में लड़ाई छिड़ती है, हर जगह लोगों की कमी पड़ जाती है। और दूसरे कोर्ट्स की आत्माएं छीनने को लेकर झगड़े होना कोई नई बात नहीं है। काफी देर हो चुकी है। चलो, मैं तुम्हें बाकी रीपर्स से मिलवा देता हूं। वाह, आज तो कमाल हो गया। चीफ खुद नए भर्ती को लेकर आए हैं। ऐसा नजारा तो बहुत कम देखने को मिलता है। वेरा, अपनी तानेबाजी बंद करो। ये जूलियन वेल्स है। आज ही यहां आया है और आते ही गोस्ट जनरल के स्तर पर पहुंच चुका है। क्या? घोस्ट जनरल? एक नया भर्ती और सीधे घोस्ट जनरल? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने साथ लाए हुए उपहार निकाले और सब में बांटना शुरू कर दिया। इस लड़के को अच्छी तरह पता है कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। आज से मैं इसे अपना छोटा भाई मानता हूं। अब से कोई भी परेशानी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ठीक है, जूलियन का इलाका तुम्हारे क्षेत्र के सबसे पास है। कल जब ड्यूटी पर जाओ
तो इसे भी अपने साथ ले जाना। अब अंधेरा हो चुका है, पहले इसे डॉर्मेट्री ले जाओ और आराम करने दो। मुझ पर छोड़ दीजिए। आओ छोटे भाई, मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूं। लो, यही है 10th कोर्ट रीपर डॉर्मेट्री। जो भी कब्र तुम्हें पसंद आए उसे चुन लो और वहीं रहने लगो। क्या? स्टाफ का डॉर्मेट्री दरअसल पूरा का पूरा कब्रिस्तान निकला। ब्रदर जूलियन, सचमुच आप ही हैं? वेड और मैं यहीं सामने रहते हैं। सोचा भी नहीं था कि अलग होने के बाद हम फिर से एक ही विभाग में साथी बन जाएंगे, और अब तो पड़ोसी भी। लगता है हमारे बीच सचमुच किस्मत का कोई गहरा रिश्ता है। मैं मुस्कुरा दिया। येलो स्प्रिंग्स रोड पर प्रीमियम सिगरेट्स का सिर्फ एक पैकेट देकर जो दोस्ती खरीदी थी, आज वही काम आ रही थी। इस पूरे अंडरवर्ल्ड में ये दोनों उन गिने चुने लोगों में थे जिन पर सच में भरोसा किया जा सकता था। ठीक है, तो मैं यही कब्र चुनता हूं। अब मैं खुद भी एक भूत हूं, तो फिर रहने की जगह को लेकर इतना नखरा कैसा? अरे ओ शरारती, पूरे कब्रिस्तान में तुम्हें मेरी कब्र के बिल्कुल बगल वाली ही मिली थी। आसमान गवाह है। मैंने सच में बस यूं ही आज मैंने तो बस यूं ही इशारा कर दिया था। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? लो, ये कुछ स्पिरिट पिल्स खा लो, पेट भर जाएगा। तो अंडरवर्ल्ड में खाने पीने की चीजें भी थीं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम लोग उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मैं सैकड़ों सालों से यह नौकरी कर रहा हूं और पूरे 10 साल में सिर्फ एक बार अपने लिए थोड़ा अच्छा खाना खरीदने की हिम्मत करता हूं। ये एक छोटी सी स्पिरिट पिल पूरा एक समय का भोजन मानी जाती है, और अब ये भी हमारे लिए एक ऐश की चीज बन चुकी है। लगता है अब मेरे 8 ट्रिलियन गोस्ट मनी को चलन में लाने का समय आ गया है। कोई अच्छा सा बहाना ढूंढकर सबको एक शानदार दावत देनी चाहिए। मैं अपनी कब्र के अंदर जाकर लेट गया। बुरा नहीं है, आराम से पैर फैलाकर सीधा लेटा जा सकता है। तो भूतों को भी आखिरकार नींद की जरूरत पड़ती है। हा हा, तनख्वाह आ गई। 3 महीने का रुका हुआ पूरा वेतन आज एक साथ मिल गया। ये सुनते ही सब लोग अपनी अपनी कब्रों से फटाफट बाहर निकल आए। वाह वाह, तनख्वाह मिलते ही पूरे कब्रिस्तान का माहौल बदल गया। हर कोई खुशी से उछल रहा था, कोई सामान उठा रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर दौड़ रहा था। आखिर ये लोग आधी रात को कर क्या रहे हैं? संगीत बंद मत होने देना, नाच भी चलता रहना चाहिए। यह सब देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो लाल चांद की रोशनी में पूरा कब्रिस्तान किसी बड़े कॉन्सर्ट में बदल गया हो। अगली सुबह मैं थका हारा अपनी कब्र से बाहर निकला। रात भर में बार्न्स ने मेरे नाम पर और 1.3 बिलियन जला दिए थे, लेकिन मेरे पूरे 8 ट्रिलियन गोस्ट मनी के सामने यह रकम तो समुद्र में एक बूंद जैसी भी नहीं थी। चलो छोटे शैतान, समय हो गया है। आज तुम्हें तुम्हारी पहली ड्यूटी पर लेकर चलता हूं। इसे संभाल कर रखना, कहीं खो मत देना। इसे डिस्ट्रेस बीट कहते हैं। अगर ड्यूटी के दौरान कभी किसी दूसरे कोर्ट का रीपर तुम्हारी आत्मा छीनने की कोशिश करे तो इसे तुरंत कुचल देना। जैसे ही ये टूटेगा, आसपास मौजूद 10th कोर्ट के सभी रीपर्स को इसका संकेत मिल जाएगा और वे तुरंत तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। चीफ ग्रांट ने भी यही बात कही थी। लगता है दूसरे कोर्ट्स के रीपर्स सचमुच आत्माएं छीनने के लिए हथियार तक उठा लेते हैं। बेहतर होगा मैं इस डिस्ट्रेस बीट को हमेशा अपने पास ही रखूं। यह है घोस्ट गेट। जिंदा दुनिया और अंडरवर्ल्ड के बीच यही एकमात्र दरवाजा है। इसे पार करते ही तुम फिर से जीवित दुनिया में पहुंच जाओगे। मैं एक बार उसी दुनिया में मर चुका था और अब मैं फिर वहीं लौट रहा था। क्या बात है, तुम जैसे पूरे रीपर और सूरज की रोशनी से डर रहे हो? हम साधक हैं। अगर थोड़ी सी धूप भी सहन ना कर पाए तो पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। वह देखो, उस आदमी की मौत अब बहुत करीब है। उसके नाम के आगे जो अंक दिखाई दे रहे हैं वही उसकी मौत का समय बताते हैं। और उसके नाम का रंग भी ध्यान से देखो। सफेद रंग एक साधारण इंसान का संकेत है। सुनहरा रंग ऐसी आत्मा का जिसने जीवन भर बहुत पुण्य कमाया हो। और लाल रंग ऐसे व्यक्ति का जिसने अनगिनत पाप किए हों। सुनहरे और लाल, इन दोनों तरह की आत्माओं के साथ हमेशा अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। सुनहरे चिन्ह वाली आत्मा, मृत्यु में अभी 10 घंटे शेष। समझ गया। मेरी पहली ड्यूटी सैम नाम के इसी व्यक्ति से जुड़ी थी। उसकी मौत अब बहुत करीब थी। 1 घंटे से भी कम समय बचा था। डेस्टिनेशन लॉक्ड। यात्रा जारी है, बस इसी रास्ते पर सीधे आगे बढ़ते जाओ।
वाह, अब तो बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में नेविगेशन भी मौजूद है। आत्मा लेने का काम मानो किसी डिलीवरी का ऑर्डर पूरा करने जैसा हो गया था। हम दोनों तेजी से आगे बढ़े, लेकिन सामने एक ऊंची दीवार आ गई। आंखें क्यों बंद कर रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हें चूमने वाली हूं? तभी मुझे याद आया, अब मैं इंसान नहीं, एक भूत हूं। मैं तो आराम से दीवार के आर पार जा सकता हूं। हम सीधे दीवार के भीतर से गुजर गए और मरने वाले व्यक्ति के बिस्तर के पास पहुंच गए। मौत अब बिल्कुल उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। यह सैम है। आज जितनी भी आत्माएं लेनी है, उनमें इसकी मृत्यु सबसे पहले होने वाली है। तुम्हारे अभ्यास के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मुझे भी अपनी ड्यूटी पर जल्दी पहुंचना है। अब मैं यहीं से अलग होती हूं। काम पूरा हो जाए तो मुझे आकर मिल लेना। चिंता मत करो वेरा, मैं ये संभाल लूंगा। यह पहली बार था जब मैं अपनी आंखों से किसी इंसान को जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पल तक पहुंचते देख रहा था। रीपर की यह नौकरी जितनी आसान बाहर से लगती है, असल में उतनी बिल्कुल नहीं थी। बूढ़े जी, आपकी आंखें खुल गईं। इतनी खुश मत होइए। यह सिर्फ अंत से पहले की आखिरी चमक है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। पूरी जिंदगी मैं कोई खास काबिल इंसान नहीं बन पाया। जिंदगी भर तुमने मेरे साथ सिर्फ तकलीफें ही झेली हैं। उन मुश्किल दिनों में जब हमारे घर में खाने तक की कमी होती थी, तब भी तुम हमेशा अपना हिस्सा मुझे और बच्चों को खिला देती थी। लेकिन अगर मैंने इस जिंदगी में कोई एक सही फैसला लिया था, तो वह तुमसे शादी करना था। ऐसा मत कहिए। अब कुछ मत बोलिए। बड़े बेटे, दूसरे बेटे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ पाए। मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है। बस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी मां का हमेशा ख्याल रखना। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम मां की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अब लगता है मेरी यह जिंदगी सचमुच सफल रही। कितना भावुक दृश्य था। कुछ ही पलों में अब मेरी बारी आने वाली थी। ये मेरी पहली सोल रीपिंग थी, और आज पहली बार मुझे सच में महसूस हुआ कि रीपर कहलाने का भार कितना बड़ा होता है। टिंग, पहला सोल रीपिंग मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। हो गया। मेरे रीपर जीवन का पहला वार आखिरकार पूरा हो चुका था। आदरणीय रीपर, क्या आप मुझ पर थोड़ी दया करेंगे? क्या मैं थोड़ी देर और अपने परिवार के साथ रह सकता हूं? ओल्ड सैम, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन जिंदा और मरे हुए लोगों के रास्ते हमेशा अलग होते हैं। अगर तुम यहीं रुके रहे तो तुम्हें सिर्फ और ज्यादा कष्ट मिलेगा। चलो, मेरे साथ चलो। रास्ते में तुम्हें एक आखिरी बार जीवित दुनिया देखने का मौका मिलेगा। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन समय पूरा हो चुका था। यह ऐसा सफर था जो कोई भी उसकी जगह तय नहीं कर सकता था। मैं उसे साथ लेकर दीवार के आर पार निकल आया। हमें बाहर आते देख वेरा आगे बढ़ी। तुमने अपनी पहली ड्यूटी बहुत अच्छी तरह पूरी कर ली। मेरा काम भी खत्म हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाकर जवाब दे दिया। अभी समय काफी था। अरे छोटे शैतान, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाने ले चलूं? जीवित दुनिया में ड्यूटी के बीच, और तभी, और देखो तो सही, ड्यूटी के बीच ही वेरा आत्मा लेने का काम छोड़कर फिल्म देखने चलने को तैयार हो गई। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वह किसी आधिकारिक मिशन पर नहीं, बल्कि आराम से घूमने फिरने निकली हो। अगले ही पल वह मुझे सीधे एक मूवी थिएटर में घसीट लाई। जीवित दुनिया की ड्यूटी के बीच सिनेमा देखने आ जाना सचमुच वेरा की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तभी स्क्रीन पर अचानक एक डरावना दृश्य उभर आया। पूरे थिएटर में जो सबसे जोर से चीखी, वह मेरे बिल्कुल बगल में बैठी वेरा थी। और सबसे मजेदार बात, वह खुद एक असली भूत थी। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला भूत तो सिर्फ एक नकली चित्र था, लेकिन असली भूत तो मेरे बगल में बैठा था। एक नकली भूत ने एक असली भूत को डराकर रुला दिया। अगर मैं 100 साल भी जीता तो भी शायद इससे ज्यादा अजीब नजारा कभी नहीं देख पाता। वेरा, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आधी फिल्म तो देख ही चुके हैं। अब पूरी खत्म करके ही जाएंगे। मैं देखना चाहती हूं कि आखिर यह भूत अंत तक कितना डरावना बनता है। यहां कितना ठंडा लग रहा है। क्या तुम्हें भी यह जगह अजीब नहीं लग रही? कहीं यहां कोई अशुभ चीज तो नहीं है? अशुभ चीज
तुम्हारे बिल्कुल बाईं ओर दो रीपर्स बैठे हैं और तुम्हारे पीछे कई भटकती हुई आत्माएं खड़ी हैं। पूरे थिएटर में तुम दोनों के आसपास वाला हिस्सा ही सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला था। फिल्म खत्म होने के बाद हम दोनों सड़क पर चल रहे थे, तभी वीरा अचानक बोली, ओह नहीं, मेरी दोपहर वाली ड्यूटी का समय तुम्हारी उस सुनहरे निशान वाली पुण्यवान आत्मा के केस से टकरा रहा है। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। डॉक्टर विंड का मामला तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। चिंता मत करो वीरा, मैं संभाल लूंगा, लेकिन सावधान रहना। सुनहरे निशान वाली आत्माएं जिनके पास अपार पुण्य होता है, उन्हें देखकर दूसरे कोर्ट्स के रीपर्स भी खुद पर काबू नहीं रख पाते। हर पल सतर्क रहना। चारों तरफ सुनहरी रोशनी लहरा रही थी। पूरी हवेली की दीवारें भी उस दिव्य प्रकाश को रोक नहीं पा रही थीं। इस डॉक्टर वैन ने सचमुच असाधारण पुण्य कमाया था। ओल्ड डॉक्टर वैन वास्तव में एक महान और धर्मात्मा व्यक्ति हैं। यहां तक कि किंग भी उनकी आत्मा लेने से हिचकिचाती है। जब मेरा बच्चा बीमार पड़ा था, तब हमारे पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। डॉक्टर वैन ने बिना एक भी सिक्का लिए उसका इलाज किया। उन्होंने मेरे बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। वे ऐसे डॉक्टर हैं जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं। जब मैं जीवित था, मैंने भी अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। जरूरतमंदों के लिए धर्मशालाएं और सहायता गृह बनवाए थे। ऐसे इंसान के लिए मेरे मन में दिल से सम्मान था। तभी अचानक मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। कुछ गड़बड़ थी। लगता है मेरे अलावा कोई और रीपर भी इस हवेली पर नजर रखे हुए था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा ताकि देख सकूं वह कौन है। लाल आभा। वीरा ने पहले ही बताया था, लाल रंग भारी पाप का संकेत होता है। पहले ऑल सीइंग आई से इसकी जानकारी देख लेता हूं। नाम ग्रिमशॉ रैंक, मिड टीयर घोस्ट जनरल टेक्निक, नेटरवर्ल्ड स्क्रिप्चर, सोल डवोरिंग स्क्रिप्चर। मेरिट सिर्फ 130। 10 साल तक रीपर की नौकरी करने के बाद भी उसके पास बस इतनी ही पुण्य शक्ति बची थी। यही अंजाम होता है बुरे कर्मों में डूबे रहने का। सोल डवोरिंग स्क्रिप्चर, सिर्फ इसका नाम ही उसकी दुष्टता का एहसास कराने के लिए काफी था। वह काफी देर से यहीं छिपकर डॉक्टर वैन की सुनहरी आभा पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे किसी और चीज से मतलब नहीं था। उसकी नजर सिर्फ डॉक्टर विन की अपार पुण्य शक्ति पर थी। साथी रीपर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। काफी देर से उस मोटे शिकार पर नजर टिकाए हुए हो, है ना? अच्छा है, कम से कम तुम इतने समझदार तो निकले कि बात पकड़ ली। मैं बहुत समय से डॉक्टर वैन की मेरिट पर नजर रखे हुए हूं, तो तुम्हारी भी उसी पर नजर है। तुम्हारी टेक्निक देखकर तो नहीं लगता कि तुम सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से हो। तुम्हारी नजर सचमुच तेज है। मेरी सोल डिवावरिंग स्क्रिप्चर आत्माओं को निगलकर उनकी मेरिट छीनने के लिए ही बनी है। चाहे 9 कोर्ट के रीपर्स हों जो मेरे रास्ते में आए, या फिर जीवित दुनिया की पुण्यवान आत्माएं, सबका अंजाम एक ही होता है। अगर गिनूं तो कम से कम 80 आत्माओं को मैं निगल चुका हूं। इतनी सारी आत्माएं निगलने के बाद भी नाइनथ कोर्ट ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मूर्ख। जब भी मैं कुछ आत्माएं कम लेकर लौटता हूं, तो रिपोर्ट में बस इतना लिख देता हूं कि उन्होंने विरोध किया और उन्हें मारना पड़ा। आखिर कौन इसकी जांच करने आता है? मैं हमेशा दूसरे कोर्ट्स की आत्माओं को ही निशाना बनाता हूं। ऐसे काम बहुत साफ सुथरे रहते हैं। विरोध किया, इसलिए समाप्त करना पड़ा। 80 से भी ज्यादा आत्माओं का खून, और हर एक हत्या बस एक झूठी रिपोर्ट लिखकर दबा दी गई। यह दुष्ट रीपर अपने सिर पर अनगिनत पापों का बोझ उठाए घूम रहा था। मुझे उससे जितनी जानकारी चाहिए थी, अब मिल चुकी थी। लगता है तुम भी इस खेल के नियम अच्छी तरह समझते हो। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं उस आत्मा को निगल लूंगा और उसकी मेरिट का 20% हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। कैसा रहेगा? मुझे यह साझेदारी मंजूर नहीं। डॉक्टर विन की आत्मा मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है। उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम उसे छू भी नहीं सकते। क्या तुम हिस्सा बांटने नहीं आए थे? आखिर तुम किस कोर्ट से हो? मैं हूं जूलियन वेल्स, फर्स्ट रीपिंग डिवीजन, 10th कोर्ट। डॉक्टर विन की आत्मा मेरे अधिकार क्षेत्र में है। उसे निगलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम घटिया 10th कोर्ट वालों, तुमने इतनी देर तक मुझसे बातें सिर्फ इसलिए करवाई ताकि मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सको।
फिर जाकर मेरी शिकायत करोगे, है ना? तुम जैसे नीच आदमी, तुम पहले ही इतने पाप कर चुके हो कि उनमें से एक एक पाप तुम्हें सीधे नरक के 18 स्तरों में भेजने के लिए काफी है। मैं तुम्हारी शिकायत करूं या ना करूं, अब तुम बचने वाले नहीं हो। तो फिर मुझे निर्दयी मत कहना। डॉक्टर वैन की आत्मा मैं हर हाल में निगल कर रहूंगा, और तुम जो खुद चलकर मेरे सामने आ गए हो, मेरे लिए एक अतिरिक्त भोजन से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हें भी उसी के साथ निगल जाऊंगा। इतना कहते ही वह बिजली की रफ्तार से मेरी ओर झपटा। उसका इरादा मुझे उसी जगह निगल जाने का था। उसकी साधना मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी, और यह वार उसकी पूरी ताकत के साथ मेरी ओर आ रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन मैं भी चुपचाप उसका वार सहने वालों में से नहीं था। मैंने उसी क्षण पलटवार किया और बिना जरा भी रहम किए उसे जोरदार प्रहार से दूर उछाल दिया। क्या? उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बिना एक पल गंवाए सीधे उसका गला पकड़ लिया। मेरे हाथ में सोल डवोरिंग स्क्रिप्चर कैसे आ गई? मैं तो महान बनने ही वाला था। यह कैसे हो सकता है? अगले ही पल उसकी आत्मा पूरी तरह बिखर गई। वह एक दुष्ट आत्मा था जो 80 से भी ज्यादा आत्माओं को निगल चुका था। ऐसे पापी के लिए अपनी आत्मा का एक कण भी पीछे छोड़ने का कोई अधिकार नहीं था, और वह एक मिड टियर घोस्ट जनरल भी था। फिर भी मैंने उसे सिर्फ एक ही वार में खत्म कर दिया। क्या मैं सचमुच इतना शक्तिशाली हूं, या फिर ग्रिमशॉ ही इतना कमजोर था? सोल डवोरिंग स्क्रिप्चर एक ऐसी दुष्ट टेक्निक जिसका मकसद आत्माओं को निगलना और उनकी मेरिट छीन लेना था। यकीन नहीं होता कि किसी ने ऐसी भयावह चीज को आधिकारिक टेक्निक का रूप दे दिया। अगर नाइन्थ कोर्ट ऐसी टेक्निक्स तैयार करता है तो आगे से मुझे उनके खिलाफ और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। डॉक्टर वैन की मृत्यु का समय अब बिल्कुल सामने था। ओल्ड वैन, अब आराम कर लीजिए। अपनी हालत देखिए। मैं डॉक्टर हूं। अपने शरीर को मैं किसी और से बेहतर जानता हूं। जब तक सांस चल रही है मुझे रोकना मत। मुझे यह नई दवा का फॉर्मूला पूरा करके अपने छात्रों के लिए छोड़ना है। अगर यह दवा पूरी तरह सफल हो गई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगी, और तब जो लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते उन्हें भी जीने का एक मौका मिल जाएगा। हो गया। सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया। मेरी प्रिय पत्नी, इस पूरी जिंदगी मैं अपने मरीजों के प्रति ईमानदार रहा, अपने जमीर के प्रति भी ईमानदार रहा, सिवाय लेकिन वह अपनी आखिरी बात पूरी ही नहीं कर पाए। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दूसरों की जान बचाने में लगा दी, वही इस दुनिया से अपने दिल में एक अधूरा पछतावा लेकर विदा हो रहा था। युवक, तुम मुझे आगे ले जाने आए हो, है ना? तुम्हारा धन्यवाद। उनकी अधूरी बात असल में उनकी पत्नी के लिए थी। उन्होंने पूरी जिंदगी हर किसी की परवाह की, लेकिन जिस इंसान के साथ उन्हें सबसे ज्यादा समय बिताना चाहिए था, उसी पत्नी के हिस्से सबसे कम समय आया। ओल्ड डॉक्टर वैन, आप अपनी आखिरी बात अधूरी छोड़कर नहीं जाएंगे। इस बार मैं एक अपवाद करूंगा। मैं आपको थोड़ा और समय देता हूं। ओल्ड विन, क्या सचमुच आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूं। पूरी जिंदगी मैं दूसरों के लिए जीता रहा, और तुम्हें मैं उतना समय कभी नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था। अगर अगला जन्म मिला तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, बस हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं चुपचाप उन दोनों को देखता रहा। इस एक अपवाद का फैसला वाकई सही था। ओल्ड डॉक्टर वैन, आपकी पुण्य शक्ति बहुत गहरी है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, अंडरवर्ल्ड में रहकर एक रीपर बनना, और दूसरा, ब्रिज पार करके पुनर्जन्म लेना। फैसला पूरी तरह आपका है। आदरणीय रीपर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम जूलियन वेल्स है। दिलचस्प बात यह है कि मैं भी अभी अभी नियुक्त हुआ एक नया रीपर हूं। रीपर, मैं भी अभी अभी रीपर बना हूं। मेरी मौत आपसे सिर्फ एक दिन पहले हुई थी। जूलियन वेल्स, क्या आप वही जूलियन वेल्स हैं जो जीवित दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे? अगर तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, तो हां, वह मैं ही हूं। सचमुच आप ही हैं। मेरी मेडिकल रिसर्च लैब हर साल घाटे में चलती थी। वह सिर्फ लगातार मिलने वाले दान की वजह से ही चल पाती थी।
बहुत खोजबीन करने के बाद मुझे पता चला कि वह सारा धन आपके नाम से चलने वाले एक फाउंडेशन से आता था। आपने कभी भी अपने किसी अच्छे काम पर अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन मेरे लिए आप डॉक्टर वैन के सबसे बड़े उपकारकर्ता हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे दान से इतना महान डॉक्टर तैयार होगा। इस जीवन में जो पुण्य मैंने कमाया वह सचमुच सार्थक था। ओल्ड मास्टर वेल्स, अब जबकि मैं आपसे मिल चुका हूं तो मैं पुनर्जन्म नहीं लूंगा। मैं अंडरवर्ल्ड में ही रीपर बनकर आपके साथ काम करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन आज से मुझे ओल्ड मास्टर वेल्स मत कहना। अंडरवर्ल्ड में तो मुझे अभी भी जवान ही माना जाता है। तो फिर मैं आपको ब्रदर जूलियन कहकर बुलाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब डॉक्टर विन का आधिकारिक पंजीकरण करवाना था, उन्हें जज से मिलवाना भी था, और साथ ही किंग का जो कर्ज मुझ पर था उसे भी थोड़ा कम करना था। पिछली बार मैंने उन्हें 10 मिलियन दिए थे और वह खुशी से झूम उठी थी। इस बार मैं सीधे 2 बिलियन चुकाने वाला था। जज होल्ट, ये हैं डॉक्टर वैन। इन्हें मैंने नए रीपर के रूप में भर्ती किया है। कृपया इनके लिए कोई उपयुक्त नियुक्ति तय कर दीजिए। इनके जैसी मेरिट वाकई बहुत दुर्लभ होती है। डॉक्टर वेन मोर्चे पर लड़ने वाले नहीं हैं। इन्हें मेरिट रिवॉर्ड्स ब्यूरो में नियुक्त कर दो। मेरिट रिवॉर्ड्स ब्यूरो फर्स्ट रीपिंग डिवीजन से ज्यादा दूर भी नहीं है। इससे आगे चलकर मेरे लिए डॉक्टर वैन का ख्याल रखना आसान रहेगा। धन्यवाद जज होल्ट। धन्यवाद ब्रदर जूलियन। पहली ही ड्यूटी पर गए और लौटते समय इतना बेहतरीन रीपर साथ ले आए। तुम सचमुच कमाल के हो। आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं जज होल्ट। वैसे मैं एक बार फिर महारानी से भी मिलना चाहता हूं। अरे, कल ही तो तुम उनसे मिले थे। अब क्या बात है? मेरे पास अब थोड़ा और पैसा आ गया है। मैं उनका कुछ और कर्ज चुकाना चाहता हूं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। हम पहुंचे तो देखा शक्तिशाली किंग फिर से सीढ़ियों पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। लगता था वह फिर पैसों की चिंता कर रही थी। क्या ये लड़का फिर से मुझे पैसे देने आया है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। महारानी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मैं अपना कुछ और कर्ज चुकाने आया हूं। इस बार शुरुआत 2 बिलियन गोस्ट मनी से करता हूं। यह सुनते ही किंग पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तो इसे यहां आए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और इसके पास पहले से ही 2 बिलियन गोस्ट मनी आ गए। मुझे पता है कि यह जीवित दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन 2 बिलियन गोस्ट मनी को भी ऐसे निकाल रहा है मानो यह कोई मामूली रकम हो। मैंने बिना कुछ कहे पूरे 2 बिलियन गोस्ट मनी उनके सामने रख दिए। उन्हें देखकर किंग के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान फैल गई कि वह उसे छिपा ही नहीं पा रही थी। तो बताओ, इतना सारा पैसा देते हुए दिल तो दुख रहा होगा। दुख रहा है, सच कहूं तो बहुत दुख रहा है। हाँ हाँ, अच्छा है, दुख होना ही चाहिए, वरना मुझे तो लगता कि मैं कोई सपना देख रही हूं। जूलियन वेल्स, तुम सचमुच हमारे 10th कोड के लिए भाग्य के सितारे बनकर आए हो। धन्यवाद महारानी। वैसे ये पूरे 2 बिलियन नकद उठाकर लाने में मेरे हाथ ही दुखने लगे। क्या अंडरवर्ल्ड में मोबाइल फोन नहीं होते? यहां मोबाइल पेमेंट जैसी कोई चीज नहीं है क्या? मोबाइल पेमेंट बिल्कुल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं था? ये देखो, अभी कुछ देर पहले मेरे खाते में सिर्फ 1,000 गोस्ट मनी थे और अब उसमें पूरे 2 बिलियन 1,000 गोस्ट मनी हो गए हैं। तो यहां मोबाइल पेमेंट भी मौजूद है। फिर मैं जो इतना पसीना बहाकर 2 बिलियन नकद ढोता हुआ यहां तक आया, वह सब आखिर किस लिए था? तुम तो सचमुच धन के देवता हो। तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। ब्लैके, व्हाइटे, आज से तुम दोनों जूलियन वेल्स के निजी अंगरक्षक हो। अब से हर समय इसके साथ रहना और इसकी पूरी सुरक्षा करना। लेकिन हम दोनों तो ग्रेट घोस्ट किंग हैं, फिर एक साधारण घोस्ट जनरल की सुरक्षा हम क्यों करें? ठीक इसी वजह से, क्योंकि यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप रही हूं। अगर 2 ग्रेट घोस्ट किंग्स हर समय मेरे पीछे पीछे घूमेंगे तो हर किसी की नजर मुझ पर पड़ जाएगी। फिर मेरा चुपचाप अमीर बनने का पूरा प्लान ही बेकार हो जाएगा। वैसे मैंने अभी तक तुम दोनों के नाम नहीं पूछे। मैं रेवन ब्लैक हूं
और ये ड्रेक व्हाइट, ब्लैक की का उपनाम ब्लैक और वाइटी का उपनाम वाइट। सच में इनके नाम इन पर बिल्कुल जचते थे। चलो, मैं यहां नया हूं, जरा मुझे बाजार घुमा दो, कुछ चीजें खरीदनी है। शायद बहुत समय से किंग के महल में बंद रहने की वजह से जैसे ही मैंने खरीदारी का नाम लिया, दोनों की आंखें चमक उठी। सबसे महंगी वाली 3 यूनिट दे दीजिए, बाकी पैसे अपने पास रख लीजिए। अभी कुछ देर पहले तक ये दोनों मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे, और अब इतनी गर्मजोशी से मुझे यंग मास्टर कहकर बुला रहे थे, जैसे बरसों से मेरी सेवा कर रहे हो। आखिर लोगों का दिल जीतने का सबसे तेज रास्ता पैसा ही तो होता है। अरे छोटे शैतान, आखिरकार मिल गए तुम। आज पहली ही ड्यूटी में तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबको भूख लगी होगी, आज मैं सबको खाना खिलाती हूँ। वीरा सचमुच बहुत वफादार थी, सबको दावत देने का खर्च खुद उठाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वह भी तो सिर्फ एक साधारण रीपर थी, इतना महंगा खाना खिलाना उसके बस की बात नहीं थी। आज का बिल मैं दूंगा। उसने जैसे ही मेन्यू देखा, वह हैरानी से वहीं जम गई। इस एक डिश की कीमत ही मेरी आधे महीने की तनख्वाह के बराबर है। यह रेस्टोरेंट तो लगता है ग्राहकों को लूटने के लिए ही खुला है। अरे छोटे शैतान, तुम भी कुछ डिश ऑर्डर करो, आज मैं दिल खोलकर खर्च करने वाली हूं। तुम दोनों जो मन करे ऑर्डर कर लो। वेरा, तुम तो साफ साफ इसका पक्ष ले रही हो। हा हा, अगर पसंद नहीं है तो भी सहना पड़ेगा। क्या तुमने यहां के दाम देखे भी हैं? ये वाला भी ले आइए, और ये वाला भी, साथ में आपकी सबसे मशहूर सिग्नेचर स्पेशलिटी डिश भी। और हाँ, सबसे महंगी वाली शराब की 20 बोतलें भी ले आइए। वहां की सबसे महंगी शराब, एक बोतल की कीमत 10,000 गोस्ट मनी थी। 20 बोतलों का मतलब पूरे 2 लाख गोस्ट मनी। इतनी रकम तो मेरी पूरी जिंदगी की बचत भी नहीं चुका सकती थी। छोटे शैतान, सच कहूं तो अब यह दावत खिलाने की मेरी हैसियत नहीं रही। वेरा, आराम से बैठो और बस खाना खाओ। आज का पूरा बिल शुरू से ही मुझे देना था, उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। अगर बिल उसकी पूरी जमा पूंजी से भी ज्यादा हो जाएगा तो चाहे वह कितनी भी जिद करे, बिल चुका ही नहीं पाएगी। जूलियन, यह सब बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है। इस पूरी मेज पर जितना खाना है, उसकी कीमत में शहर के अच्छे इलाके में एक घर खरीदा जा सकता है। और जब अपना घर हो सकता है तो फिर डॉर्मेट्री में रहने की क्या जरूरत। छोटे शैतान, मैंने तो अभी तक चॉपस्टिक भी नहीं उठाई। क्यों ना कुछ ऑर्डर रद्द कर दें, भले ही पूरे पैसे वापस ना मिले, लेकिन थोड़ा तो बच जाएगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस आराम से खाना खाने लगा। यह खाना साधारण भोजन बिल्कुल नहीं था। हर व्यंजन में गोस्ट एनर्जी समाई हुई थी। जैसे ही पहला कौर मेरे मुंह में गया, वह सीधे मेरी आत्मा में समा गया। ऐसा महसूस हुआ मानो मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही हो। अब समझ आया यह खाना इतना महंगा क्यों है। अचानक मेरी कल्टीवेशन में फिर से ब्रेक थ्रू हो गया। सेज व्यू रेस्टोरेंट का खाना सचमुच असाधारण था। जब सबका पेट भर गया तो मैं बिल चुकाने काउंटर पर चला गया। वेरा मन ही मन सोच रही थी, इतना खाना कम से कम कई लाख गोस्ट मनी का तो होगा। क्या यह छोटा शैतान सच में इतना बड़ा बिल भर पाएगा? अगर नहीं भर पाया तो शायद मुझे अपनी पूरी जमा पूंजी निकालनी पड़ेगी। हम दोनों काउंटर तक पहुंचे। मैंने अपना फोन निकाला और सीधे क्यूआर स्कैन करके भुगतान कर दिया। जैसे ही मैंने स्कैन किया, वेरा की नजर मेरे अकाउंट बैलेंस पर पड़ गई। वह मन ही मन चौंक उठी। इसके अकाउंट में पूरे 9 अंकों की रकम है। मैं तो बेवजह ही इतनी देर से चिंता करती रही। छोटे शैतान, तुमने तो बहुत कुछ छिपा कर रखा था। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है? वेरा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया। क्या मैंने कभी एक बार भी कहा था कि मैं गरीब हूं? जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो फिर स्टाफ डॉर्मेट्री में क्यों रहते हो? अपना घर क्यों नहीं खरीद लेते? जरूर खरीदूंगा, खाना खा लिया है। अब सीधे घर खरीदने चलते हैं। मुझे भी साथ ले चलो, मैं मोल भाव करने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। जरूर, तुम्हारी सलाह काम आएगी। अरे वेरा जी, क्या आप कोई मकान देखने आई हैं? कैसा घर चाहिए आपको? 3rd रिंग रोड के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी जानकारी मुझे मिस्टर चाओ को ना हो। आपने गलत समझा, घर मुझे नहीं
मेरे यंग मास्टर को खरीदना है। ओह, क्षमा कीजिए यंग मास्टर। बताइए, आपको कैसा घर चाहिए? बस घर बड़ा होना चाहिए, लोकेशन सबसे बेहतरीन हो, और अगर हो सके तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच हो। कम से कम 500 वर्ग मीटर या उससे भी बड़ा। शहर के बिल्कुल बीचों बीच, और कम से कम 500 वर्ग मीटर का होना चाहिए। मेरा मन ही मन चौंक गई। क्या इसे जरा भी अंदाजा है कि ऐसे घर की कीमत कितनी होगी? आपकी पसंद के मुताबिक ज्यादा विकल्प नहीं है। थर्ड रिंग रोड के अंदर 500 से 600 वर्ग मीटर वाले 3 मकान उपलब्ध हैं। उनकी कीमत लगभग 20 से 30 मिलियन गोस्ट मनी है। सेकंड रिंग रोड के अंदर 400 वर्ग मीटर का सिर्फ एक मकान है, और फर्स्ट रिंग रोड के अंदर बिक्री के लिए सिर्फ एक ही हवेली उपलब्ध है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा है, उसके साथ पूरा फर्नीचर और बगीचा भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगा। कुल कीमत 150 मिलियन गोस्ट मनी। क्या फर्स्ट रिंग वाली हवेली की कीमत पर थोड़ी बातचीत हो सकती है? मालिक ने पहले ही साफ कह दिया है, एक भी गोस्ट कॉइन कम नहीं होगा। तो फिर रहने दीजिए। यह सुनते ही मिस्टर चाओ का दिल बैठ गया। उसे लगा, मैंने वह हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन अगले ही पल मैंने कहा, मोल भाव की कोई जरूरत नहीं, 150 मिलियन मंजूर हैं। मालिक से मुलाकात तय कीजिए, मैं अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता हूं। उस हवेली के मालिक हॉवर्ड कैश हैं। उन्हें अंडरवर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान कहा जाता है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी हमारी एजेंसी को सौंप रखी है। यह सौदा स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के तहत पूरी तरह सुरक्षित है। आप निश्चिंत रहिए। सबसे अमीर अंडरवर्ल्ड वाला मेरे सामने खुद को सबसे अमीर कहलवा रहा है। नाम हॉवर्ड कैश। क्या सिर्फ ऐसा नाम रख लेने से कोई सचमुच अमीर बन जाता है? यंग मास्टर, मैं इस हवेली को जानती हूं। यह किंग के महल के बिल्कुल बगल में है। कई दशक पहले मेरी मुलाकात हॉवर्ड कैश से हुई थी, किंग के महल के बिल्कुल बगल में। तो फिर यह हवेली खरीदने की वजह और भी मजबूत हो गई। बस यही हवेली चाहिए। भुगतान कैसे करेंगे? अगर चाहें तो हम आपके लिए लोन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जरूरत नहीं, मैं पूरी रकम एक साथ दूंगा। पूरी रकम? क्या इस समय आपके पास इतना पैसा मौजूद है? अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगा। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और वेरा ने मेरे फोन से भुगतान पूरा कर दिया। हाँ हाँ यंग मास्टर, ये रही आपकी चाबियां, इन्हें संभाल कर रखिए। एजेंसी से निकलते ही मैं सीधे अपनी नई हवेली की ओर चल पड़ा। चाबियां हाथ में थीं। कुछ देर बाद मैं फिर किंग के महल पहुंच गया। फिर आ गए? अब क्या बात है महारानी, इस बार कोई और काम नहीं है। मैं सिर्फ एक खुशखबरी देने आया हूं। आज से आप और मैं पड़ोसी हैं। मैंने आपके महल के बगल वाली हवेली खरीद ली है। तुम हावर्ड कैश वाली हवेली की बात कर रहे हो? जी वही। लगता है आप भी उसे अच्छी तरह जानती हैं। यह सब देखकर वेरा पूरी तरह हैरान रह गई। इतनी महान किंग और ये छोटे शैतान से इतनी घुल मिलकर बातें कर रही हैं। आज जो कुछ भी देख रही हूं उसे समझना मेरे बस की बात नहीं है। मैं उस हवेली को जानती हूं, बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जूलियन वेल्स, लेकिन उस हवेली से ज्यादा उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों कह रही हैं महारानी? उन्होंने चुपचाप अपना हाथ उठाया और हवेली की ओर इशारा कर दिया। अंदर जाओ, सब कुछ खुद समझ जाओगे। मिस्टर चाउ ने तो साफ कहा था कि हवेली के साथ फर्नीचर और बगीचा भी मिलेगा। लेकिन ये पूरे आंगन में इतने सारे गड्ढे क्यों हैं? ये तो साफ साफ झूठा विज्ञापन है। महारानी, इस मामले में आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। इसमें एजेंसी की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। वो दरअसल कुछ दिन पहले मैंने इस बगीचे के सारे पौधे खुद ही खुदवा कर बेच दिए थे। उस समय 10th कोर्ट की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वैसे भी यह हवेली खाली पड़ी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत सामान बेचकर काम चला लेते हैं। भला किसने सोचा था कि तुम्हारे जैसा कोई आकर सचमुच ये हवेली खरीद लेगा? सच कहूं, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। महारानी, तो फिर अंदर रखा फर्नीचर, छोटे मोटे फर्नीचर के कुछ सामान, वो भी मैंने बेच दिए। लेकिन मुख्य हॉल और मास्टर बेडरूम का सारा सामान मैंने बिल्कुल नहीं छुआ। तुम सिर्फ अपना सामान लेकर सीधे रहने आ सकते हो। कृपया
इस बात का बुरा मत मानना। असल में ये हवेली पहले हार्वर्ड कैश की थी। उस समय मेरे पिता बार बार उससे पैसे मांगते रहते थे। आखिरकार तंग आकर वह 10th कोर्ट छोड़कर चला गया। अगर किसी से फायदा उठाने की बात आए तो शायद मैंने ये आदत अपने पिता से ही सीखी है। मैं पूरी तरह निशब्द रह गया। मन ही मन बस एक ही बात आई, जैसा बाप वैसी बेटी। लगता है भविष्य में मेरी यह शाही पड़ोसन मुझे बिल्कुल चैन से नहीं रहने देगी। ऐसी कोई बात नहीं है महारानी, ये सब तो बस भौतिक चीजें हैं। मैं धीरे धीरे अपनी पसंद का नया सामान खुद खरीद लूंगा। अच्छा है, कम से कम तुम हालात समझते हो। तो ठीक है, बाकी सब तुम खुद संभाल लेना। मैं अब महल वापस जा रही हूं। यंग मास्टर, इस बार तो महारानी ने सचमुच हद कर दी। आपके घर का सामान तक उठाकर भेज दिया। अगर हमें पहले से पता होता कि वह हम दोनों से यही सब उठवाने वाली है तो हम इतने चक्कर कभी नहीं लगाते। अच्छा, तो इस हवेली को खाली कराने में तुम दोनों का भी हाथ था, और अब यहीं खड़े होकर मेरे लिए नाराज होने का नाटक कर रहे हो? वेरा, इस हवेली में इतने सारे खाली कमरे हैं, तुम भी क्यों ना यहीं आकर रहने लगो। बार बार आने जाने की परेशानी भी नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे घर में मुफ्त रहूं, लोग क्या कहेंगे? सब यही सोचेंगे कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती और तुम मेरा खर्च उठा रहे हो। मैं वेरा 10th कोर्ट में हमेशा अपनी मेहनत के दम पर जीती आई हूं। एक दिन मैं अपना घर खुद खरीदूंगी। ठीक है, तो फिर जब मन करे यहां मिलने चली आना। वेरा, इस हवेली की गोस्ट एनर्जी बहुत घनी है। यह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। बस यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। आज काफी देर हो चुकी है, अब मैं वापस चलती हूं। हाँ हाँ, अब तो हम दोनों भी फर्स्ट रिंग के प्रॉपर्टी ऑनर्स बन गए। यह इलाका पूरे अंडरवर्ल्ड में सबसे घनी घोस्ट एनर्जी वाला था। मैंने पूरी रात कल्चरेशन की और अगली सुबह मैं मिड टीयर घोस्ट जनरल तक पहुंच चुका था। अंडरवर्ल्ड में आए अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए थे, लेकिन इस हवेली पर खर्च किया गया हर एक सिक्का पूरी तरह वसूल हो चुका था। यंग मास्टर, आज का क्या कार्यक्रम है? मुझे ड्यूटी पर जाना है। तुम दोनों यहीं रहो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। नहीं यंग मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता। महारानी ने हमें साफ आदेश दिया है कि हर समय आपकी सुरक्षा करनी है। मेरे पास अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन है। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो मेरी आजादी ही कम हो जाएगी। ठीक है, अगर यंग मास्टर की यही इच्छा है तो हम उसी का सम्मान करेंगे। ये लो 10 मिलियन गोस्ट मनी, तुम दोनों इसे रख लो। हवेली के लिए जरूरी सामान खरीद लेना और कुछ भरोसेमंद नौकर भी रख लेना। तनख्वाह कितनी रखनी है ये फैसला तुम दोनों खुद कर लेना। 10 मिलियन? हे भगवान! यंग मास्टर ने बिना पलक झपकाए इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। यंग मास्टर सचमुच दिल खोलकर खर्च करते हैं। यंग मास्टर ने कहा है कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं, लेकिन अगर उनके साथ सच में कुछ हो गया तो महारानी हम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगी। हम दोनों में से किसी एक को चुपचाप उनके पीछे जाना ही होगा। चलो हमेशा की तरह फैसला करते हैं। रॉक पेपर सिजर्स। मैं जीत गया तो हवेली का सामान खरीदने वाला मजेदार काम अब तुम्हारा हुआ ब्लैक है। अरे बस जीवित दुनिया तक ही तो जाना है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आज की सूची में कुल 7 आत्माएं थीं। उनमें से 6 व्हाइट नेम्स यानी साधारण लोग थे और सिर्फ एक रेड नेम था। उसी की मृत्यु सबसे आखिर में होने वाली थी। शाम के लगभग 4 बजे के बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा। रुको, यह तो एक किंडरगार्टन है। मैं ठीक उसी समय पहुंचा जब स्कूल की छुट्टी हुई थी। बाहर बच्चों को लेने आए माता पिता की भारी भीड़ लगी हुई थी। इतने सारे लोगों के बीच आज जिस आत्मा को मुझे लेने आना था वह कहीं इसी भीड़ में छिपा हुआ था। मृत्यु की छाया उसके पूरे शरीर से चिपकी हुई थी और उसके चारों ओर हल्की सी लाल आभा फैल रही थी। आज जिसका हिसाब चुकना था वह यही आदमी था, लेकिन उसका हुलिया कुछ अजीब था। वह खुद को पूरी तरह छिपाए हुए चुपके चुपके घूम रहा था। आखिर वह यहां करने क्या आया था? उसका नाम वोंग था। रिकॉर्ड के अनुसार
वह डकैती और हमले जैसे अपराध कर चुका था और कानून से भागा हुआ एक वांछित अपराधी था। इस पूरे मैदान में जहां बच्चे और उनके माता पिता मौजूद थे, मौत का निशान सिर्फ उसी पर था। आज मुझे सिर्फ उसी की आत्मा ले जानी थी। जेडेन, क्या तुम्हें याद है बेटा? आज तुम्हारे पापा बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें घर ले जाऊं। अरे, आप वही अंकल हैं जो पहले भी आए थे। शाबाश, चलो अंकल के साथ चलते हैं। एक वांछित अपराधी मासूम बच्चों के सामने जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। वह निश्चित रूप से कोई अच्छा इरादा लेकर नहीं आया था। तभी एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने बच्चे को अपने पीछे कर लिया। जेडन, वहीं रुक जाओ। तुम आखिर हो कौन? मिस्टर लॉ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपकी सेक्रेटरी वेन, उन्हें अचानक कोई जरूरी काम आ गया, इसीलिए उन्होंने मुझे बच्चे को लेने भेजा है। अगर तुम सचमुच वेन के दोस्त हो तो अंदर चलो, बैठकर बात करते हैं। इतना सुनते ही उस भगोड़े अपराधी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। वह तुरंत मुड़कर भागने लगा, लेकिन उस आदमी ने एक ही शोल्डर थ्रो में उसे जमीन पर पटक दिया। सब लोग जल्दी आओ, मदद करो, यह आदमी बच्चों का अपहरण करने आया है। इतना सुनते ही आस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े और सबने मिलकर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बुरे कर्म ही किए हों, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना भाग जाए, एक दिन उसके पापों का हिसाब उसे चुकाना ही पड़ता है। ऐसा इंसान अंदर तक सड़ चुका होता है। उसके लिए सिर्फ मौत भी कोई पर्याप्त सजा नहीं थी। तभी उसकी आंखों में लाल रोशनी भड़क उठी। वह क्रोध से दहाड़ा, तुम सबको मरना होगा ना, मैं तुम सबको अपने साथ मौत के घाट ले जाऊंगा। मरने के बाद भी वह अपनी नफरत जिंदा लोगों पर निकालना चाहता था। अगर उसकी गोस्ट एनर्जी किसी इंसान को छू जाती तो हल्का असर होता, तो गंभीर बीमारी लग जाती, और अगर असर ज्यादा गहरा होता तो सीधी मौत भी हो सकती थी। तभी उसने मेरी ओर घूरकर गरजते हुए कहा, ये रीपर आखिर आया कहां से? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या तुम यही उम्मीद कर रहे थे कि मैं यहां मौजूद ही ना रहूं? तुम्हारे पाप अब हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिंदा लोगों की जान लेकर तुम अपने अपराधों की कीमत नहीं चुका सकते। आदरणीय रीपर, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अंडरवर्ल्ड पहुंचने के बाद नरक के 18 स्तर तुम्हारा सही न्याय करेंगे। यहां जो मार तुम्हें पड़ रही है वह तो बस उन सभी लोगों की ओर से पहली किश्त है जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है। तभी किसी ने उसे पहचान लिया। अरे, यह तो वोंग है, वही ए लेवल फुगिटिव जो हत्या के मामले में फरार चल रहा था। सभी लोग सुन लीजिए, यह आदमी एक फरार हत्यारा है। आज आप सबने मिलकर इसे पकड़कर सचमुच एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। दुष्ट इंसान आखिरकार वही काटता है जो वह बोता है, और अच्छे लोगों को आज किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह मामला बिना किसी परेशानी के समाप्त हो गया। लेकिन तभी एक बेहद घनी लाल आभा अचानक मेरी ओर बढ़ने लगी। इतनी गहरी लाल रोशनी सिर्फ उसी पर दिखाई देती है जिसके पाप असाधारण रूप से भारी हों। उस भयानक शक्ति का निशाना सीधे मैं था। मैं 10th कोर्ट का रीपर जूलियन वेल्स हूं, और अंडरवर्ल्ड के आदेश पर इस आत्मा को लेने आया हूं। तुम किस कोर्ट से हो? लड़के, वोंग की आत्मा यहीं छोड़ दो। मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें यहां देखा ही नहीं, और तुम्हें बिना कुछ किए जाने दूंगा। उसकी पहचान साफ नहीं थी। मैंने तुरंत ऑनल सीइंग आई का इस्तेमाल किया, लेकिन जो सामने आया वह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सोल डेवोरिंग स्क्रिप्चर, फिर वही शैतानी टेक्निक। ये बूढ़ा भूत मुझसे पूरे एक बड़े रियलम ऊपर था, और उसका उपनाम भी वोंग ही था। दोनों का एक ही उपनाम। आखिर इनके बीच रिश्ता क्या था? ये वोंग, तुम्हारा क्या लगता है? वह मेरा अपना पोता है। मरते ही वह एक म्यूटेटेड सोल बन गया। उसकी जन्मजात क्षमता बहुत शानदार है। मैं उसे अपने साथ ले जाकर उसकी शक्ति विकसित करूंगा। लेकिन तुम जैसे दूसरे कोर्ट के रीपर मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? अभी के अभी यहां से चले जाओ। अंडरवर्ल्ड के नियम साफ कहते हैं कि किसी दूसरे कोर्ट की आत्मा छीनना सीधे सीधे मृत्युदंड के बराबर अपराध है। वोंग मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, और यही अंतिम फैसला है।
बचाइए। वोंग घबराकर चीख उठा। बूढ़े भूत की आंखें तुरंत खून की तरह लाल हो गईं। एक बार और मदद के लिए चिल्लाकर देख, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूं। नीच लड़के, तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। अगर मेरे प्यारे पोते का एक बाल भी बांका हुआ तो उसी पल मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगा। हाँ हाँ, लड़के,